की पुनर्रचना इस विषय पर हम आज बात कर रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना के प्रश्न पर विचार के लिए मैं मानता हूं कि भारतीय शिक्षण मंडल का यह मंच सर्वथा उपयुक्त है। यह पहल भी सराहनीय है। इस मंच से उठी आवाज बहुत दूर तक पहुंचेगी। भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना का प्रश्न है बहुत पुराना। राज्य व्यवस्था चाहे भारत की हो या विश्व के किसी देश की हो, इसमें एक समानता हम खोज सकते हैं। वह यह कि राज्य व्यवस्था की रचना एक बड़े उपन्यास जैसी होती है, जिसमें एक साथ कई कहानियां, अनेक पात्र, प्रमुख पात्र आगे पीछे चलते रहते हैं। उसकी मुख्य कहानी साथ साथ चलती है। प्रमुख कहानी और प्रमुख पात्र उसमें से अपना रास्ता ढूंढते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां उनकी नियति होती है। बृहद उपन्यास की इस कल्पना का जीवन के यथार्थ से संबंध ढूंढना कोई कठिन कार्य नहीं है। भारत देश के आधुनिक इतिहास में पहली बार राज्य व्यवस्था के स्वरूप पर दो महापुरुषों ने एक प्रारूप बनाया। वे थे देशबंधु चित्तरंजन दास और डॉक्टर भगवान दास। यह गया कांग्रेस जो 1922 में हुई थी, जिसमें चित्तरंजन दास कांग्रेस के उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अध्यक्षीय भाषण में भी उन्होंने इसका उल्लेख किया था। उसके बाद चित्तरंजन दास और डॉक्टर भगवान दास ने मिलकर 1923 में एक रूपरेखा प्रस्तुत की। उसे शीर्षक दिया आउटलाइन स्कीम ऑफ स्वराज। चित्तरंजन दास CR दास के नाम से विख्यात हैं, लेकिन डॉक्टर भगवान दास का परिचय भी हमें जानना चाहिए। वे काशी के थे। उन्होंने अपनी ही जमीन पर भारत माता का एक मंदिर बनवाया। वह पहला मंदिर था। आज अवश्य भारत माता के दो और मंदिर अस्तित्व में हैं, एक हरिद्वार में और दूसरा उज्जैन में। उज्जैन में ठीक महाकाल मंदिर के पास वह स्थित है। नया है, भव्य है। राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना के मूलभूत दो पक्ष हैं। एक का संबंध भारत माता से है तो दूसरे का संबंध उसके निवासी जन से है। भारतीय संविधान में संप्रभुता जनता में निहित है। वह उसे कैसे पूरी तरह प्राप्त हो और देश पूर्ण समृद्धि के लक्ष्य पर पहुंचे, यही वह प्रश्न है जो पुनर्रचना की अनिवार्यता को उपस्थित करता है। कुछ विघ्न संतोषी विद्वान इस बारे में उल्टी दिशा से बोल और लिख रहे हैं। मेरा कहना है कि यह समय विरोध प्रतिरोध आलोचना का नहीं है, समालोचना का है। पुनर्रचना हमेशा दो स्तरों पर होती है, आंतरिक और बाहरी। बाहरी रूपरंग होता है, आंतरिक में उसके जीवन मूल्य होते हैं। उन मूल तत्वों की रक्षा करते हुए जहां पुनर्रचना की जाती है, वह सार्थक और परिणामकारी होती है। किसी राज्य व्यवस्था का मूल तत्व उसकी परंपरा और स्वभाव में होता है। उसकी निरंतरता जब राज्य व्यवस्था में प्रकट होती है तो वह अधिक सार्थक परिणाम लाती है। इस तरफ ही जिस महापुरुष ने 19 नवंबर 1949 को ध्यान दिलाया, वे थे डॉक्टर रघुवीर। उनका कहा हुआ आज याद करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, जिस समय हमारे संविधान के सलाह देने वाले मंत्रदाता BN राव, उनको सर बेनेगल नरसिंह राव भी कहते थे, और दूसरे सज्जन आयरलैंड में जा सकते हैं, जिस समय वे लोग स्विट्जरलैंड और अमेरिका जा सकते हैं यह देखने के लिए कि दूसरे देश अपने राज्य का कारोबार किस तरह चलाते हैं, तो क्या इस देश में कोई ऐसा जानने वाला, लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति विद्यमान नहीं था जो आपको यह बताता कि यह देश भी कुछ अनुभव रखता है। इस देश के रक्त में भी कुछ ऐसे विचार हैं जो लोगों के अंदर घुसे हुए हैं और उनसे भी हमको लाभ उठाना चाहिए। उनका यह कथन संविधान सभा के अंदर का है। राज्य व्यवस्था अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है जिसका भारत में बहुत पुराना इतिहास है।
जिसकी केंद्रीय अवधारणा में लोकतंत्र, प्रतिनिधि संस्थाएं, सत्ता का विकेंद्रीकरण, विधि का शासन और ग्राम स्वराज प्रमुख रहा है। भारत में विधि के शासन की एक उत्तम अवधारणा हमारी परंपरा में है, जिसे धर्मराज्य और बोलचाल में राम राज्य कहते हैं। राज्य व्यवस्था के अंग के रूप में संसद, शासन, न्यायपालिका से कौन नागरिक ऐसा होगा जो अपरिचित होगा। इस तरह हम यह अनुभव कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले उल्लेख किया, कि राज्य व्यवस्था एक वृहद उपन्यास सरीखा है। उस उपन्यास के पोथे को खोलने और पढ़ने समझने में लंबा समय लगेगा और जीवन भी व्यतीत हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं राज्य व्यवस्था की गणेश परिक्रमा करना चाहता हूँ। कम समय में पृथ्वी परिक्रमा का उदाहरण हमारे पुराणों में है। उसे ही यहाँ अपनाकर पुनर्रचना के प्रश्न को शासन में ग्राम स्वराज की भूमिका पर बोलना चाहता हूँ। यह जो भारत की आज राज्य व्यवस्था है, हम जानते हैं कि वह संविधान से निकली है। जब इमरजेंसी से पहले ही मीसा में बंदी जीवन बिता रहा था, उसी समय राज्य व्यवस्था को समझने के लिए भारतीय संविधान का विद्यार्थी बना। यह 1974 की बात है। अपना विद्यार्थी जीवन आज भी चल रहा है। हर नागरिक को यह जानना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान कैसे बना। जिस समय संविधान बनाने का महाउद्यम किया जा रहा था, तब परिस्थितियां तूफानी थी, भयावह थी। इसलिए साफ सुथरे ब्लैक बोर्ड पर कुछ पंक्तियां लिखने जैसा वह साधारण सा उद्यम नहीं था। जमीन पर संविधान सभा काम कर रही थी और वातावरण में हिंसक संघर्ष, कड़वे और अनसुलझे विवाद और देश विभाजन की जहां त्रासदी थी, वहीं संविधान सभा स्वतंत्र भारत की राज्य व्यवस्था को आकार देती जा रही थी। संविधान सभा के उस महाप्रयास से जो संविधान अस्तित्व में आया, वह कुछ सचेत मान्यताओं पर आधारित है, जिसमें लोकहित सर्वोपरि है। संविधान की कल्पना ही वास्तव में लोकहित के एक उपकरण के जैसी है। जन से बड़ा होता है लोक, लोकहित में ही जनहित आ जाता है। जनहित के उद्देश्य से प्रेरित भारतीय संविधान की निरंतर यात्रा चल रही है। वह 7 दशक के पड़ाव पर पहुंच गई है। उसे अनंत की यात्रा करनी है। जो यात्रा हो चुकी है, उसके सिंहावलोकन का यह समय है। जब ऐसा करते हैं तो पहली बात सामने आती है, वह यह कि अब तक संविधान में सैकड़ों संशोधन हुए हैं। इस वाक्य पर आप चौंकिए मत, यह यथार्थ है, हमारे संविधान का यथार्थ है। संविधान को 3 कारकों ने संशोधित कराया है। जनता की मांग पर पहला संशोधन हुआ, पहले आम चुनाव से पहले वह संशोधन हुआ। भारत सरकार को जब जब लगा कि संशोधन जरूरी है, तब तब हुआ। उसकी संख्या भी 125 से ऊपर पहुंच गई है। लेकिन संशोधन का सिलसिला सिर्फ संसद और सरकार तक सीमित नहीं है। संशोधन के जिस आयाम को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, वह है अत्यंत महत्वपूर्ण। वह क्या है, ये जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठों ने व्याख्या के बतौर जो निर्णय सुनाए, उससे भी संविधान बदलता गया। इन संशोधनों से सवाल यह है कि क्या राज्य व्यवस्था के केंद्र में गांव आ सके? क्या ग्राम स्वराज का सपना पूरा हो गया है? इन सवालों का उत्तर हमें खोजना है। क्यों हम भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना पर इस समय बात कर रहे हैं? यह कोई भी पूछ सकता है, उसे पूछना ही चाहिए। इसका बहुत सरल उत्तर है, लोकहित की नई चुनौती सामने है। यह समय चाहे जितना संकटमय हो, उसका अंत होगा ही। और जब अंत होगा, तब जो चुनौती होगी, उसे समझने का यह प्रयास है। इसके 2 पक्ष हैं, 2 उदाहरण भी हैं। लोकहित का पहला तकाजा आज कोरोना ने उपस्थित कर दिया है। विश्व व्यवस्था की दृष्टि से अगर देखें तो 1945 का साल जैसा था, वैसा यह 2020 का हो गया है।
यह जितना सटीक दुनिया पर है उतना ही भारत पर भी है। आज बहुत हद तक वैश्विक परिस्थितियां 1944 और 45 जैसी विकट हैं। यह बात विश्व व्यवस्था को ध्यान में रखकर कह रहा हूं, लेकिन अर्थशास्त्री इसे महामंदी से जोड़ेंगे और जोड़ भी रहे हैं। ऐसा हो भी रहा है। अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम ने पिछले दिनों ही इस अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इस समय को प्रलय काल बताया है। विश्व युद्ध के विजेता देशों ने 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से एक बेमिसाल दबदबे वाली विश्व व्यवस्था बनाई। वह चली आ रही है। दूसरी तरफ उसी समय भारत की स्वतंत्रता का सूरज उगेगा, यह साफ हो रहा था। इसे महात्मा गांधी ने सोचा कि स्वतंत्र भारत की राज्य व्यवस्था पर विचार करने का सही समय आ गया है। स्वतंत्र भारत में राज्य व्यवस्था की रचना का सिद्धांत क्या हो, इस पर पंडित नेहरू से बात करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने 5 अक्टूबर 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक लंबा पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपने विचार बताए और आग्रह किया कि इस पर आओ मिल बैठकर हम लोग बात करें। महात्मा गांधी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत आधुनिक सभ्यता अर्थात पश्चिम की सभ्यता के दुष्चक्र से निकले और स्वयं के साथ पूरी दुनिया को विनाश से बचाए। इसलिए ग्राम स्वराज का प्रसंग उन्होंने अपने पत्र में उठाया। गांधी जी अपने राजनीतिक वारिस का दिमाग जानते थे। वे सावधान थे। इसलिए उन्होंने लिखा कि अगर तुम ऐसा समझोगे कि मैं आज के देहातों की यानी गांवों की बात करता हूं तो मेरी बात नहीं समझोगे। मेरा देहात यानी गांव मेरी कल्पना में ही आज है। उसमें देहाती यानी ग्रामवासी जड़ नहीं शुद्ध चैतन्य होंगे। यह थी महात्मा गांधी के गांव की कल्पना। उन्होंने अपने पत्र में बताया कि उनकी कल्पना के गांव में मर्द और औरत आज़ादी से रहेंगे। वहाँ न हैजा होगा, न मरकी होगी, न चेचक होगा। ये बीमारियां जिसका उन्होंने जिक्र किया था वे उस समय की हैं। अंत में उन्होंने लिखा कि ऐसी बहुत सी चीज़ों का मैं ख्याल करा सकता हूँ जो गांव में बड़े पैमाने पर बनेंगी। वहाँ रेलवे भी होगी, डाक घर होगा, तार घर भी होंगे। क्या होगा क्या नहीं उसका मुझे पता नहीं, न मुझे फिक्र है। गांधी जी के पत्र में मूल तत्व इस वाक्य में है। उन्होंने लिखा कि मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को राजकरण यानी राज्य व्यवस्था की रचना के संबंध में भी भली भांत समझें। नेहरू जी ने हिंदी में लिखे गांधी जी के पत्र का जवाब बहुत थोड़े में अंग्रेजी में दिया, जिसमें उन्होंने लिखा और उनका लिखा हुआ मैं पढ़ता हूं और इससे ये भी साफ होता है कि पंडित नेहरू के दिमाग में भारत के गांवों के बारे में धारणा क्या थी। उन्होंने लिखा कि गांव आमतौर पर बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा होता है। ऐसे वातावरण में प्रगति नहीं की जा सकती। ये उनके कहे का सार है। इस पत्र व्यवहार के 33 दिन बाद वे दोनों पुणे में मिले। अवश्य थोड़ी बात भी हुई जिसमें गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अपनी कल्पना को स्पष्ट किया। गांव एक इकाई हो और वह स्वावलंबी हो, इस विषय पर उनमें यह आखिरी बातचीत थी। कायदे से तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को केंद्र में रखकर संविधान बनाया जाना चाहिए था। क्या ऐसा हुआ? क्या ग्राम स्वराज की कल्पना का संविधान में कोई स्थान बना? यह एक अलग और जरा दूसरे तरह की कहानी है। हमें यहाँ उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह याद कर लेना ही काफी है कि बड़ी कठिनाई से संविधान के अनुच्छेद 40 में
गांव को स्थान मिल सका। इसके लिए सचमुच बड़ी हुज्जत करनी पड़ी। जैसे भी हो, यह नीति निर्देशक तत्व का अंग बन सका। संविधान के जाने माने विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी पाया और अपनी चर्चित पुस्तक भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला में लिखा, कांग्रेस ने गांधी के बुनियादी आदर्शों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उससे यह उम्मीद करना शायद अनुचित था कि वह गांधी की कल्पना के संस्थाओं को गढ़ने में रुचि लेगी। बंद हो गई। क्या हम इस यथा क्या अभी देख लेते शायद नहीं। फिर से शुरू करता हूँ। इसका बड़ा कारण स्वयं पंडित नेहरू थे। वे तो सोवियत संघ के मॉडल से बहुत गहरे प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना में रूस के नक्शे कदम पर सामुदायिक विकास योजना लागू करवाई। 5 साल बाद जब उसकी समीक्षा हुई तो बड़ी निराशा हाथ लगी। वह योजना रत्ती भर भी सफल नहीं हो सकी थी। इसका तो कोई पता नहीं कि तब नेहरू जी को महात्मा गांधी याद आए या नहीं, लेकिन यह सब जानते हैं कि उन्होंने महात्मा गांधी की जन्मभूमि के एक बड़े नेता बलवंत राय मेहता की मदद ली। उनसे रास्ता सुझाने का विधिवत अनुरोध किया। वही अनुरोध बलवंत राय मेहता कमेटी कहलाई। उसने गांधी जी को याद किया। यह बात 1957 की है। कागजों पर पंचायती राज व्यवस्था तब से लागू हुई, लेकिन वास्तव में वह जमीन पर नहीं उतरी। आकाश यानी भारत सरकार और गांव के बीच त्रिशंकु की भांति अधमरी सी लटकी रही। भारत में आदिकाल से पंचायतों का अस्तित्व रहा है। उनसे ही ग्रामीण जीवन संचालित होता था। हर गांव एक स्वायत्त राज्य था, जिसे आजकल इकाई कहते हैं। वैदिक, रामायण, महाभारत, मौर्य, गुप्त काल और इसी तरह इतिहास के हर काल में शासन की पहली इकाई पंचायत प्रणाली रही है। यह क्रम 17वीं सदी तक अनवरत बना रहा। इसीलिए तो उस समय यानी 17वीं सदी के आखिर में विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 23% थी। इसे ब्रिटेन के आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन ने स्वीकार किया है और लिखा है। और वास्तव में उस समय भारत की हिस्सेदारी 23 नहीं 27% थी। इस कारण तब भारत सोने की चिड़िया था।
अंग्रेजों ने उसे चौपट किया। जब भारत आजाद हुआ तो विश्व की अर्थव्यवस्था में उसकी हिस्सेदारी गिरकर 3% आ गई थी। 200 सालों की लूटपाट का यही एक दुष्परिणाम नहीं था। सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो हुआ वह यह था कि ब्रिटिश काल में भारत के गांव भी गुलामी के चपेट में आ गए। अंग्रेजों ने गांवों को सिर्फ राजस्व का जरिया बनाया। इसके लिए ही पंचायत प्रणाली को फिर से जिंदा किया, जिससे गांव समाज में टूटन और दरार जो पड़ी वह बनी हुई है। इसका सबसे बुरा प्रभाव गांवों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता पर पड़ा। गांव धीरे धीरे परावलंबी होने लगे। स्वाधीनता संग्राम में महात्मा गांधी के सहयोगी J.C. कुमारप्पा ने इस विषय का गहरा अध्ययन कर एक पुस्तक लिखी, गांव आंदोलन क्यों। वे मौलिक चिंतक थे। उनकी यह पुस्तक आज भी बहुत उपयोगी है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने उसे पुनः प्रकाशित किया है। 1939 में इसका 3रा संस्करण निकला। अफसोस है कि हमने J.C. कुमारप्पा जैसे लोगों को भुला दिया है। उन्हें याद करने का यही सही समय है। महात्मा गांधी और J.C. कुमारप्पा के बाद ग्राम स्वराज के विषय को JP यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर लोहिया ने इसे मूल सवाल माना, ग्राम स्वराज को मूलभूत माना। उसके लिए उन्होंने अपनी शब्दावली निकाली, अपनी शब्दावली में अभियान चलाए। इन महापुरुषों के विचारों से 5 सूत्र निकलते हैं। पहला कि भारत की प्राचीन ग्राम व्यवस्था को आधुनिक ढंग से पुनर्गठित किया जाना चाहिए। दूसरा, शासन में गांव को मूल इकाई बनाया जाना चाहिए। तीसरा, गांव, जिला, राज्य और केंद्र का क्रमिक और उत्तरोत्तर परंतु एकीकृत विकास होना चाहिए। चौथा, गांव स्वायत्त हों। पांचवा, केंद्र के हाथ में नियंत्रण रहना चाहिए। जब JP ने देखा कि पंचायती राज के लागू हो जाने के बावजूद उसके प्रति राज्य सरकारें अरुचि दिखा रही हैं, उन्होंने ग्राम स्वराज के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया, जिसमें अनेक मुख्यमंत्री और बड़े राजनीतिक नेता आए। उन्होंने उस समय एक लेख भी लिखा, जिसका शीर्षक उन्होंने राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना एक सुझाव दिया था। जयप्रकाश नारायण ने अपने लेख में 2 बातें सुझाई थी। पहली यह कि संविधान की आत्मा में स्वतंत्रता और लोकतंत्र तो रच बस गया है, लेकिन वह उल्टे पिरामिड पर खड़ा है, यानी स्वराज ऊपर से टपकाया जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि यह उचित है कि पिछले 10 साल की अवधि के अपने लोकतंत्रीय अनुभव का लेखा जोखा लिया जाना चाहिए। यह उन्होंने 1959 में कहा और यह तब की घटना है। मैं यहाँ प्रश्न नहीं उठाना चाहता कि जिस तरह महात्मा गांधी को पंडित नेहरू के शासन ने नकारा, क्या उसी तरह JP को जनता शासन ने नहीं नकारा। एक बात और जो JP के लेख को पढ़ते समय ध्यान में आई, उन्होंने अपने लेख में श्री अरविंद की पुस्तक भारतीय संस्कृति के आधार से तमाम उद्धरण दिए हैं। उसी तरह से डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर और गोपीनाथ धवन की पुस्तक का भी उन्होंने सहारा लेकर के अपनी बात आगे बढ़ाई थी। पंचायत प्रणाली का तब से जो कुछ चल रहा था, उसका पुनरुद्धार करने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव को है। इसकी कहानी बड़ी रोचक है। वह अनकही कहानी एक शानदार अफसर से जुड़ी हुई है। जैसे ब्रिटिश काल में पेंड्रेल मून थे, वैसे ही आजाद भारत में एक अफसर हुए, विनोद पांडे। पेंड्रेल मून के बारे में मशहूर है
कि सिख नेता सरदार बलदेव सिंह जब पंजाब पर संकट था, भारत विभाजन की छाया थी और सिख भी संकट में थे, उस समय वे समय समय पर पेंडल मून से सलाह लिया करते थे। ठीक वैसे ही विनोद पांडे सलाह लेते थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, और विश्वनाथ प्रताप सिंह के वित्त मंत्री पद से हटने के बाद राजीव गांधी ने उन्हें एक ऐसे मंत्रालय में भेज दिया जिसको आमतौर पर अफसर सजा मानते हैं। राजीव गांधी, उन्हीं दिनों की ये बात है, राजीव गांधी जब अपने प्रधानमंत्रित्व काल में बोफर्स तोप खरीद में रिश्वत खोरी के आरोपों में फंसे, तब उन्होंने विनोद पांडे को सजा के बतौर ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव बनाकर भेजा। विनोद पांडे ने उसे सजा नहीं माना, बल्कि एक अवसर में बदल दिया और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहखाने में तलाशा और तलाश कर बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन किया और उसके बाद एक सिफारिश बनाई। उसे लेकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पास पहुंचे और उनसे साफ बराबरी के स्तर पर बैठ करके बात की और कहा कि अगर आप संविधान में संशोधन कर गांवों में पंचायत प्रणाली और शहरों में स्वशासित निकाय बनवाते हैं तो हो सकता है कि भ्रष्टाचार के आरोप लोग भूल जाएं और दूसरी बार भी आपको यानी कांग्रेस को चुनाव में जिता दें। इसलिए राजीव गांधी को यह सलाह पसंद आई। उन्होंने संविधान का संशोधन प्रस्ताव लाया, लेकिन राजीव गांधी, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी कह सकता हूं कि अच्छे इंसान थे, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ की उनमें बहुत कमी थी। इसलिए आसपास उनके जो सलाहकार होते थे उससे वे चलते थे। कुछ सलाहकारों ने उन्हें एक नई सलाह दे दी कि लोकसभा से पारित कराकर उसे राज्यसभा में अटका देना चाहिए, उसका आरोप विपक्ष पर थोप दे तो जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लोग सत्ता के विकेंद्रीकरण के ऐतिहासिक निर्णय कराने में बाधक बनने का क्षोभ विपक्ष पर निकालेंगे। जो भी हो, पीवी नरसिंह राव की सरकार ने उसे ही 73वें और 74वें संविधान संशोधन का रूप दिया। संविधान के 73वें संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली, उसके लिए कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया। इस तरह 24 अप्रैल 1993 से जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तर की पंचायतें बनी। इनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या आज 34 लाख से भी ज्यादा है। क्या, लेकिन सवाल जहां का तहां है, क्या 73वें संविधान संशोधन से और राज्य विधानसभाओं के संशोधन से ग्राम स्वराज्य आया? इसका उत्तर नकारात्मक है। हाँ, ये संतोष की बात है कि नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ग्राम स्वराज को सचमुच गले लगाया है। शासन संभालने के बाद हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर वे अपने विचार और सुझाव सरपंचों को देते हैं, राज्यों को देते हैं। यह विषय उनकी प्राथमिकता में है, इसे सब जानते हैं, सबने महसूस किया है। 2015 में उन्होंने इसकी शुरुआत की, तब उनके कहे का यह अंश देखें। उन्होंने तब कहा कि महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि भारत गांवों में बसता है। यह याद दिलाते हुए उन्होंने तब गांवों की चौतरफा उन्नति के लिए उपाय सुझाए। यह क्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर चल रहा है। कोरोना की वैश्विक महामारी के बावजूद उन्होंने बीते 24 अप्रैल को लाखों सरपंचों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब उस दिन कहा कि गांव तक स्वराज पहुंचाने के हमारे संकल्प को दोहराने का पंचायती राज दिवस एक अवसर है। इससे भी ज्यादा बड़ी बात
1,00,000% की बात उन्होंने यह कही कि कोरोना संकट के इस दौर में इस संकल्प की प्रासंगिकता तो और बढ़ गई है। उन्होंने इस संकट का सबक समझाया, आत्मनिर्भर बनना है, इसमें ग्राम पंचायतों की बड़ी भूमिका है। उसी दिन उन्होंने ई ग्राम स्वराज की शुरुआत की। आत्मनिर्भरता का यह आह्वान मेरी दृष्टि में वैसा ही है जैसा कभी लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज नरेंद्र मोदी यह कह रहे हैं कि ग्राम स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह सही समय है, पहली बार, और इसलिए भी यह सही समय है क्योंकि पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार शहरों ने गांव का रुख लिया है। लाखों लोग इस संकट में शहर छोड़कर अपने गांव पहुंचे हैं। अरबों, और तब जो गांव उजड़ रहे थे वे गांव बसने लगे हैं। ऐसे समय में ग्राम स्वराज की बात और ग्राम स्वराज को साकार करना यानी राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना का एक संकल्प है। अरबों खरबों कोरोना का वजन वैज्ञानिकों ने 1 ग्राम से भी कम माना है। इस 1 ग्राम से कम कोरोना ने जो समझाया है वह उन लोगों के लिए भी सबक है जो मानते थे कि दुनिया सपाट है। कुछ साल पहले की घटना है। बंगलुरु का एक दृश्य देखकर थॉमस फ्रीडमैन को सूझा, द वर्ल्ड इज फ्लैट। उन्होंने मानो उन्हें एक मंत्र मिल गया और वे इतने उतावले हुए जैसे कि अपनी पत्नी को सेल फोन से अमेरिका फोन किया और कई बार कहा कि दुनिया सपाट है। इस थीम पर उन्होंने 21वीं सदी का एक खाका बनाया। वह भूमंडलीकरण के उत्सव की कहानी है और उनकी पुस्तक का जब दिल्ली में लोकार्पण हुआ 2005 में तो मैं उसका साक्षी था। आज उस उत्सव पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसलिए प्रश्न चिन्ह है क्योंकि भूमंडलीकरण आर्थिक भूमंडलीकरण था और वह एक विश्व की शक्तियों का राजनीतिक प्रोजेक्ट था। जब भारत सरकार ने भूमंडलीकरण की जरूरत न होने पर भी उसका रास्ता अपनाया और उसकी घोषणा की, तब सबसे पहले जिस व्यक्ति ने चेतावनी दी थी वे थे बाला साहब देवरस। उन्होंने मुंबई में से एक बयान दिया और उस बयान का भारत की राजधानी दिल्ली में उसकी अनुगूंज सुनाई पड़ी। मुझे याद है बहुत बड़े बड़े नेताओं ने उस बयान को नोटिस लिया और अपना कर्तव्य पथ चुना। देर से ही सही, मैं कहूँगा कि देर हुई ही नहीं है। वैसे भी कहते हैं कि जब जगे तभी सवेरा। देर इसलिए समय समय पर भारत की राज्य व्यवस्था पर हमारे महापुरुषों ने जो जो कहा उसे समझने और समझाने का यही समय है। प्रश्न यह है कि ग्राम स्वराज और भारत की राज्य व्यवस्था में गांवों की केंद्रीय भूमिका की पुनः स्थापना कैसे हो? क्या इसके लिए नए संविधान की आवश्यकता है? क्या समय की मांग है कि संविधान का पुनरावलोकन किया जाए? ऐसे अनेक प्रश्न हो सकते हैं। इन प्रश्नों का संबंध वास्तव में राज्य व्यवस्था की औपनिवेशिक संरचना से है और हम जानते हैं कि औपनिवेशिक संरचना के दबाव में हम स्वतंत्र भारत या स्वतंत्रता के उस सपने को पूरा नहीं कर सके हैं जो हो जाना चाहिए था। उसे बदलने का एक महाउद्यम तो करना ही होगा। इसके लिए अध्ययन, शोध और परिशीलन का क्रम निरंतर चलना चाहिए। जहाँ तक मौजूदा संविधान का प्रश्न है, उसे किस दृष्टिकोण से भारत सरकार का मुखिया यानी प्रधानमंत्री देखता है, यह इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं कह सकता हूं कि इंदिरा गांधी ने इस संविधान को इमरजेंसी में मूसल बना दिया और उस इमरजेंसी से जो लोग पीड़ित थे, जो जेल गए, जो मारे गए, जिन्होंने उस इमरजेंसी को के काले दिनों को भुगता, उन्हें उस मूसल
की मार की याद भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी संविधान को अर्जुन के गांडीव का रूप दे दिया है। ऐसी स्थिति में पंचायती राज प्रणाली में थोड़े से सुधार कर देने से ग्राम स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। संविधान के 73वें संशोधन से जो पंचायती राज प्रणाली बनी उसे अब 26 साल होने जा रहे हैं। इस दौरान जो अनुभव आए हैं उनके आधार पर ग्राम स्वराज्य का लक्ष्य पाने के लिए 8 निर्णय भारत सरकार को तत्काल करना चाहिए। नंबर 1, वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, संविधान में 11वीं अनुसूची के अधीन पंचायतों के विषय निर्धारित हैं। वे 29 विषय हैं। उन सभी विषयों के समुचित कार्य संचालन के लिए कर्मचारी और कोष उन्हें प्राप्त होना चाहिए। इसकी संवैधानिक तथा विधिक व्यवस्था की जानी चाहिए जो अब तक नहीं हुई है। 2, भारत सरकार एक आयोग बनाए जो राज्य सरकार और पंचायतों के संबंधों की जहां समीक्षा करे, वहीं किन कमियों से पंचायती राज प्रणाली अधूरी है, ग्राम स्वराज अधूरा है, इसकी भी वो समीक्षा करे। 3, हर ग्रामीण नागरिक को सरल, सस्ता और सर्वसुलभ न्याय उपलब्ध कराने तथा गांव में समरसता, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ाने के लिए संसद न्याय पंचायत अधिनियम बनाए। पंचायतों से संबंधित 29 विषयों से जुड़ी भारत सरकार की योजनाओं को इस तरह नियोजित किया जाए कि पंचायतें अपने क्षेत्र की आवश्यकता व परिस्थिति के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकें। यह बदलाव ग्राम सभा की सहमति से होना चाहिए। 5, पंचायत प्रतिनिधियों और उससे संबंधित कर्मचारियों एवं अधिकारियों में पंचायत व्यवस्था से संबंधित विशिष्ट ज्ञान, कौशल तथा क्षमता के विकास एवं संवर्धन हेतु भू सांस्कृतिक क्षेत्रों को दृष्टि में रखते हुए भारतीय पंचायत प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। 6, पंचायत को सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में परिभाषित करने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 243G में पंचायत को सेल्फ गवर्नमेंट के अधिकार और दायित्व सौंपने की बात तो कही गई है, लेकिन इसको अब तक परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए जरूरी हो गया है कि इसे संविधान में परिभाषित किया जाए। 7, संविधान के अनुच्छेद 243G में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है जो पंचायती राज व्यवस्था के मूल लक्ष्य की प्राप्ति की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन इसके स्वरूप, अधिकार, कार्यपद्धति के निर्धारण का दायित्व राज्य विधान मंडलों पर छोड़ दिया गया है, जिसके चलते ग्राम सभा के संबंध में राज्यों में बहुत अधिक भ्रम है। जरूरी हो गया है कि संविधान में ग्राम सभा के अधिकार, दायित्व और कार्यपद्धति के बारे में स्पष्ट प्रावधान हो, जिससे ग्रामवासी सहभागी बन सकें और पारदर्शिता का लक्ष्य जो ई ग्राम स्वराज्य को घोषित करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा, वह प्राप्त किया जा सके। ग्राम स्तर पर पंचायतों में न्याय पंचायतों का प्रावधान संविधान में किया जाना चाहिए। इसका प्रावधान न होने के कारण बहुत अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कानून बनाकर न्याय पंचायतों को समाप्त कर दिया। और अंत में मैं यह बताना चाहता हूं कि 75 के पार पहुंचे के.एन. गोविंदाचार्य, जिनको हम लोग आदर से गोविंद जी कहते हैं, उन्होंने पिछले दिनों ही एक घोषणा की और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और ये घोषणा की है कि वे अब आजमगढ़ के एक गांव को अपनाएंगे। बहुत पहले गोविंद जी ने मेरा गांव मेरा देश यह नारा कभी दिया था, जिसे उन्होंने थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली के सिद्धांत का व्यवहारिक सूत्र बताया था।
गांव हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे देश की आधारशिला है। इसलिए चाहे एक ही गांव हो, परंतु वह प्रकृति की विशिष्टता का लघु रूप